हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ काइनेमेटिक्स। 1D हमने क्लियर कर लिया है, अब हमें पढ़ना है 2D। 2D यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 दिन पहले जो है चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। और इस तरह के जो मोशंस होते हैं, जो चंद्रमा पे हम कोई भी चीज़ को यहाँ से पहुँचाते हैं, अर्थ से जो चंद्रमा पे पहुँचाते हैं, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशंस की ज़रूरत होती है। उसकी स्टडी अगर आपको इन फ्यूचर करनी है तो आपको अभी जो सिंपल मोशन है उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले हमने किया था मोशन इन 1D, अब जो है हम करने जा रहे हैं मोशन इन 2D, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक टाइप है 2D मोशन का, वो हम आज करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि जो मोशन इन 1D हमने पढ़ा था उसमें बॉल ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, सिंगल डायरेक्शन के अंदर ऊपर और नीचे। तो हम उसमें भी हमने टाइम ऑफ एसेंट पढ़ा था, टाइम ऑफ डिसेंट पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था, फिर उसके बाद जो है कितने मैक्सिमम हाइट तक जाती है एचमैक्स पढ़ा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता ही क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे ये सपोज करो ये बॉल है, ये बॉल को हमने ऊपर फेंका था पहली बार, तो ये जो है वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी हमने दिया u दिया सपोज। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ होता है, जो हमने बॉल को वेलोसिटी दिया वो ऊपर की तरफ दिया। ओके, तो आप देखो ये u जो है आपके ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किधर है? नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये ऊपर और ये नीचे, तो इसलिए इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये बॉल ऊपर जाए, ये जमीन है आपकी सरफेस, ये बॉल ऊपर जाए यहाँ तक गई, उसके बाद वापस ये नीचे आना चालू हो गया, ठीक है। तो जब ये बॉल नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी किधर है? नीचे की डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी मान लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वो नीचे की डायरेक्शन में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जी नीचे, यू जो है वो भी नीचे, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल है, बेसिकली ये दोनों पैरेलल ही हो गया, एंगल जो है इन दोनों के बीच कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। ये कितनी है? 0 डिग्री। मतलब आपके पास जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का एंगल या तो 180 हो या तो 0 डिग्री हो, इन दोनों केस को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, अब ये प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल के अंदर आपका जो ये एंगल है ये 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, इसके अलावा कोई सा भी एंगल हो आपका बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये जो थीटा है, थीटा बिटवीन v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई सा भी एंगल आए तो आपका बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये बॉल है, इसको हमने इस तरफ फेंका, प्रोजेक्ट किया, ये एंगल है 30 डिग्री। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? हमेशा नीचे ये जो अर्थ की तरफ लग रहा होता है, अर्थ के परपेंडिकुलर। ओके, ये अर्थ है आपका, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो ये रहा आपका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपकी वेलोसिटी क्या है? वो इधर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अगर मैं एंगल बोलूं, ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो आपने फेंका है ये, इन दोनों के बीच जो एंगल है ये देखो ध्यान से, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कितना हो गया बोलो? 120। टोटल ऐड कर दे तो 120 डिग्री। तो जब आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर और ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर, इन दोनों के पास जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री है, वो ना ही 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है। तो ऐसे वाले जो भी मोशन होते हैं वो सबको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ आ गया? तो इसको हम लिखवा देते हैं पहले। क्या होता है? व्हेन एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वेक्टर, ठीक है। व्हेन एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड g वेक्टर इज नाइदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? देन इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हमने समझा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है, ठीक है। अब आप इसको बहुत नॉर्मली भी समझ सकते हो कि ये जो ग्राउंड है, इससे किसी न किसी एंगल पे अगर ये प्रोजेक्ट किया गया है,
तो आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के परपेंडिकुलर अगर हम फेंकेंगे तो वो सीधा बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आ जाएगा, दैट बिकम्स 1D मोशन, 1 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम उसके अलावा कोई सा भी एंगल देते हैं, सपोज इधर दिए या फिर इधर भी दिए, तो भी ये इधर जाके प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है, ये भी इधर जाके प्रोजेक्टाइल करेगा। ओके, तो आज हमने सबसे पहले बेसिक हमने समझा। अब इसमें देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए उस बॉल पे, उस पार्टिकल पे कौन कौन से ऐसे फोर्सेस लगते हैं या क्या हो रहा होता है, उस चीज की स्टडी अभी हम करेंगे। ओके, तो ये था 1D, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी पूरी स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो हमारे पास सपोज ये बॉल है, इसको हमने एक वेलोसिटी दिया, u वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल होता है जो हम अब तक मानते आ रहे हैं, ये आपका अर्थ है। आपने फुटबॉल तो खेला ही होगा, जब यहाँ से फुटबॉल को एक शॉट मारते हो तो क्या होता है, फुटबॉल इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है और फिर जाके इधर, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से मारा है तो गोल पोस्ट के अंदर सीधा, ठीक है, गोल हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है, फुटबॉल को हमने एक शॉट मारा, ये क्या हुआ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इधर गिरा है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टाइल क्यों है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर है उसमें ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो भी मोशन है ये, इसको हम बोलते हैं पाथ, बेसिकली दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, मतलब किस पाथ को वो अभी लेके आगे बढ़ा है, ओके, किस पाथ को फॉलो किया है, दैट पाथ इज कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन। इस पाथ को क्या बोलते हैं, इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन। और जो यही ट्रेजेक्ट्री है ना, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपका क्या है, इनिशियल स्पीड, ये है, दिस इज इनिशियल स्पीड, नहीं बोलूंगा वेलोसिटी बोल दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल, तो इस एंगल को आप बोल दो थीटा। अभी के लिए हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया कि थीटा कितना होगा, इस पे हमने कोई भी बात नहीं की है, तो थीटा मान लिया, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा है। अब इसको हमने प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ पे गिर गया फाइनली, ओके। तो इस मोशन के दौरान होता क्या है, ये सारी चीजें हम अब पहले एज्यूम यहाँ पे समझेंगे। तो इस मोशन में क्या होता है, ये बॉल यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा, फिर बॉल यहाँ पहुंचा, फिर बॉल यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा और फाइनली यहाँ गिर गया, ओके। देखो ये जो u है वेलोसिटी, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी 2 कंपोनेंट हो सकती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, ओके। जो थीटा जिधर होता है, जिधर एंगल होता है, उधर हम क्या लिखते हैं, उसके कॉस थीटा। तो u है, इधर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा u कॉस थीटा, ओके। जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जिधर एंगल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, u साइन थीटा। तो हमारे पास इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो चुके हैं, एक u cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, u sin थीटा, फाइन। अब क्या होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होती है, नीचे की तरफ लगती है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये क्या कर रहा होता है, इस बॉल को ऊपर नहीं जाने के लिए अलाउ करता है, मतलब कि ये बॉल ऊपर जाना चाहता है, किससे, u sin थीटा से, लेकिन ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसको सप्रेस करके नीचे की ओर लाना चाहता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये सप्रेस करके नीचे लाएगा, मतलब ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको कम करने में ये योगदान देता है, ठीक है। तो और दूसरा आपके पास क्या है, u cos थीटा। अब बताओ इस पे क्या होगा, इस पे कुछ नहीं हो रहा है, अभी जो है फिलहाल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसका कोई भी असर इस वाले पे नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच पहले ही आप देखो 90 डिग्री है, देख रहे हो, ये 90 डिग्री है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका अगर मैं इफेक्ट इस वाले पे निकालूं तो क्या होगा, g cos 90, g cos 90। तो cos 90 आपको पता ही क्या होता है, 0 होता है, तो g इंटू 0, मतलब इधर जो इफेक्ट पड़ेगा, इधर g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इफेक्ट पड़ेगा इधर, वो क्या पड़ेगा, लड्डू, कोई भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे 0 इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो ये जो g है बेसिकली सिर्फ u sin थीटा को घटाने का काम करेगा, जबकि u cos थीटा को घटाने के लिए कोई नहीं है यहाँ, ठीक है। तो u cos थीटा आपका एज इट इज रह जाएगा, कब तक, जब तक कि कोई भी यहाँ पे
हवा का कोई दबाव नहीं है इधर से। सपोज ऐसे बॉल होता है, एक्चुअल केस क्या होता है कि बॉल इधर आता है, हवा इधर से धकेल देता है, तो हवा जो धकेल रहा है उसको हम अभी लेके नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जी लग रहा है। अगर हम हवा की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, जिसको कि हम इसके बाद स्टडी करेंगे। मतलब कि पहले हम बेसिक्स कर लेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस वगैरह लेंगे, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे तरह की चीज़ें हम लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है जी का कोई इफेक्ट इधर नहीं होता है, जी का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इधर होता है। ठीक है, जो कि इसको कम करने में योगदान देगा। तो ये जो बॉल है ये जैसे यहाँ आया, तो इस जगह पे आप क्या समझोगे, जो हॉरिजेंटल वाला है इसको कोई नहीं है इसको कम करने वाला, तो यू कॉस थीटा अभी भी है, बाद में भी यू कॉस थीटा। ठीक है, जब ये यहां से यहां आ गया तो इसकी वेलोसिटी सपोज करो v हो गई। क्या हो गई? v हो गई। तो अब ये एंगल भी चेंज हो गया होगा, ये मान लो अल्फा हो गया होगा, तो ये एक्चुअल में v का cos अल्फा हो गया होगा। तो u cos थीटा तो चेंज होने वाला है नहीं, तो u cos थीटा विल बी इक्वल्स टू v cos अल्फा। क्या बात समझ आ रही है? ये जो u cos थीटा है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ऑल्दो आपने अल्फा एंगल भी चेंज हो गया, ये इसके बाद एंगल भी चेंज होगा, एंगल भी चेंज हो गया, साथ साथ क्या हो गया आपका ये जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो गया, तो दोनों मिला के आपका वापस से u cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली बोल सकता हूं कि हमेशा हॉरिजेंटल पे u cos थीटा तो होगा ही होगा। ठीक है, जब ये आपकी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा बोलो, u cos थीटा। ओके, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है तो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो, क्योंकि धीरे धीरे इसको सब प्रेस करता 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 क्या किया, इसको जीरो बना दिया ऊपर। अब वापस जब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा होगा तो वापस इधर u cos थीटा, अब ये नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ना चालू हो जाएगा। जिस तरह से आपने 1D वाले मोशन में देखा था, ये ऊपर जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और ऊपर से फिर नीचे की तरफ आना चालू हो जाता है, तो यहाँ वापस जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। सिमिलरली यहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, अब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ जो है बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये सेम रहेगा, u cos थीटा विल रिमेन सेम, ये बढ़ना चालू हो जाएगा और बढ़ना चालू हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे जब आएगा तो ये इधर u cos थीटा और नीचे की तरफ u sin थीटा, जो कि यहाँ पे आपने दिया था वही सारा चीज यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। जिस तरह की आपने देखा था कि मोशन इन 1D में जिस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका उसी वेलोसिटी से वापस यहाँ पे टकराता है। ठीक है, ये बिल्कुल कोइंसिडेंट मोशन, कोइंसिडेंट नहीं, इसको कुछ और नाम से बोलते हैं, ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली जितने वेलोसिटी से आपने फेंका है उसी वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम मोशन होता है, ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें जो है हमने क्या देखा कि इसके दो कंपोनेंट हमने किए, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ये कंपोनेंट कंटिन्यूसली चेंज होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये जीरो बन जाता है, ये u cos थीटा ही रहता है। फाइनली जो है ये बढ़ना चालू होता है और ये फाइनली वापस यही चीज को रिटेन कर लेता है। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। इस बॉल पे हमेशा अभी भी यहाँ नीचे लग रही है, जब यहाँ बॉल पहुँच गया यहाँ भी नीचे लग रही है, जब यहाँ बॉल पहुँच गया यहाँ भी नीचे लग रही है, जब यहाँ बॉल पहुँच गया यहाँ भी नीचे लग रही है, जब यहाँ बॉल पहुँच गया यहाँ पे भी नीचे लग रही है, यहाँ बॉल पहुँच गया यहाँ भी नीचे लग रही है, और फाइनली जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ लग रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेवर चेंजेज। ओके, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से जगह पे हो, अर्थ के कौन से पार्ट पे हो, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। बस वही 9.81, 9.82, 9.9, 9.8 या फिर 10, अलग अलग पोल पे अलग, नॉर्थ पोल पे अलग, साउथ पोल पे अलग, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके जो है कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कितने टाइम में इसको ऊपर जाना है, कितने टाइम में इसको नीचे आना है, कितना ये पूरा रेंज होता है, मतलब ये कितना जो है आपका हॉरिजॉन्टल दूरी तय करता है, कितना ये यहाँ से मैक्सिमम हाइट को कवर करता है। दिस ऑल द थिंग्स वी विल स्टडी नाउ। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट से और चलते हैं बिल्कुल बेसिक से पार्ट की तरफ। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, इसके बहुत आसान क्वेश्चन। डीपीपी करते रहना है, डीपीपी को कभी भी पेंडिंग नहीं रखना है। जो भी डीपीपी अब तक मिल चुकी है उसको बिल्कुल फटाफट निपटाते जाओ, एक भी लेक्चर पेंडिंग ना रखना है, एक भी लेक्चर नहीं। अभी जो मेहनत करोगे वो आपको जरूर फल मिलेगा। जो रेगुलर करते हैं वही आगे होते हैं, रेगुलर नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे। ओके, तो अब हम सबसे पहला जो केस है वो शुरुआत करते हैं।
ये बॉल है, इसको हमने u वेलोसिटी दिया था और ये आपका अर्थ है, थीटा एंगल पे था। ओके, जब हमने एक शॉट मारा, इसमें फुटबॉल है ये, तो इस तरह से जाके इस तरह गिर गया। अब वो वापस से सारी चीजें मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ जी लग रहा है, हर जगह जी लग रहा है, किस तरह से वेलोसिटी घट रहा है बढ़ रहा है वो आपको पता चल गया। ओके, अब मैं इसमें क्या करूंगा, सिंपल इसके दो कंपोनेंट हमें करने हैं। एक कंपोनेंट कौन सा, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलेंगे u cos थीटा, नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट जिसको क्या बोलेंगे u sin थीटा। ओके, u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब इसमें हमें क्या क्या चेक करना है, देखो इसमें हमें चेक करना है कि ये कितने टाइम बाद अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। मैक्सिमम हाइट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हाइट से वापस जो ये अपने नीचे वाले हाइट पे जहां से ये चालू हुआ था उसी हॉरिजॉन्टल उसी वर्टिकल हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जिस तरीके से आपने मोशन इन 1D पढ़ा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी हम टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। और टोटल जो टाइम ये दोनों को ऐड करने से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होता है आपका, ये होता है TA प्लस TD। ओके, और ये जो आपका जितना मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंचा है इसको हम क्या बोलते हैं, Hmax, मतलब मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन अटेन। जब आप एक शॉट मारते हो तो कितने हाइट तक बॉल जाता है और उसके बाद वापस गिरने लग जाता है, तो उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, और आपको फाइनली क्या निकालना है, रेंज। इस रेंज को क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करो आपने तो बॉल मार दिया, अब ये गोल पोस्ट यहाँ पे है तो आपका बॉल यहाँ जा रहा है तो फिर तो जाएगा नहीं अंदर, ठीक है, या फिर गोल पोस्ट और पीछे है तो भी नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कितने स्पीड के साथ मारे ताकि बिल्कुल गोल पोस्ट के अंदर जाए। ठीक है, तो आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम ये निकाल लेते हैं, सिंपल सा चीज जो है वो खेल लेते हैं, रेंज। देखो कैसे शुरू करें, जब आपने मोशन इन 1D पढ़ा था उसमें क्या किया था, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है हमें। मोशन इन 1D जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सपोज करो ये बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी दिया। जब ऊपर दिया u वेलोसिटी तो ऊपर जाने में जो टाइम लगता है, यहाँ तक फाइनली पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और वो क्या होता है, वो होता है आपका u/g। ओके, जब ऊपर से नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और उसका भी जो टाइम होता है सेम होता है, दैट इज u/g। मतलब यही जो टाइम है आपका टाइम ऑफ एसेंट भी होता है और टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। सिंपल। अब देखो यहाँ पे है क्या, बहुत सिंपल है। ये आपका अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस, इसके परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी है वो हमारे काम का है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन है, u है। अब नीचे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, ये तो आपको पता ही है, हमेशा नीचे होता है। ओके, तो u आपका ऊपर, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, यही दोनों हमारा काम का चीज है। तो इसमें हमने देखा कि TA दैट इज टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, वो क्या है, u/g है। मतलब जो आपका परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी आपका परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं क्या कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड में जो भी वेलोसिटी है उसको पकड़ो। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो सरफेस के जिस भी सरफेस से आपने फेंका है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिस भी सरफेस से आपने फेंका। अभी हम देखेंगे जब इंक्लाइंड पे बात करेंगे तो और फंस जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ हमेशा उस सरफेस को याद रखो जिस सरफेस से आपने चीजों को फेंका है, उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो लो, और उसके बाद परपेंडिकुलर जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लो। ठीक है, तो इतना सारा लेने के बाद हमने देखा कि u/g हमारा काम का है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, जो u है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ आ जाओ, ये है परपेंडिकुलर, ये सरफेस है आपका, इसके परपेंडिकुलर में u कौन है, ये u नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है। इसके ये वाला जो कंपोनेंट है u sin थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, राइट। तो आपको परपेंडिकुलर वाला लेना है u sin थीटा। अब बताओ यहाँ पे जो g है वो किधर है, वो नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड तो है ही है,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर है जी, तो इसका हमें कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतना अपॉन जी हो गया, टाइम ऑफ एसेंट खत्म। देखो कितना सिंपल है, कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर, बस लिखो इसको। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, u साइन थीटा अपॉन जी। अगर समझ नहीं आया तो वापस से थोड़ा बैक करके देखो, अगर समझ नहीं आया तो देखो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लो और परपेंडिकुलर वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो भी सरफेस से आपने फेंका है उसके परपेंडिकुलर ये लो, उसके परपेंडिकुलर ये भी लो, दोनों चीज। तो हमने उसके परपेंडिकुलर यू साइन थीटा ले लिया और नीचे जो है वो जी ले लिया, बस टाइम ऑफ एसेंट आ गया। टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम चीज है। अब हमने क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दोनों को ऐड करो, तो यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी, इसको ऐड कर दो, क्या बनेगा बोलो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सिंपल हो गया, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपको निकालना है एच मैक्स। बताओ एच मैक्स क्या होता है, मोशन इन 1D में एच मैक्स क्या होता है। मोशन इन 1D के अंदर जो एच मैक्स होता है वो होता है आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g। चलो इसको मिटा देते हैं, इसका अब काम हो गया है। एच मैक्स जो होता है इसी केस में ये कितनी हाइट मैक्सिमम तक जाता है, इस एच मैक्स को क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब वापिस से u जो है आपका वो क्या है, वो परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है, उसका स्क्वायर करो अपन 2g करो, सिंपल। तो परपेंडिकुलर वाला क्या है, यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर करो। एच मैक्स कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखो, देखो एच मैक्स क्या होगा, यू परपेंडिकुलर वाला यू साइन थीटा, इसका क्या कर दो स्क्वायर, अपॉन क्या करोगे 2g, बस सिंपल खत्म। इसको स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, बहुत सिंपल। एच मैक्स आ गया आपके पास। अब फाइनली जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, रेंज बचा है। और रेंज अगर आप समझ जाओगे तो समझ लो कि पूरे प्रोजेक्टाइल को आपने बहुत ही ढंग से समझ लिया। इसलिए अब बहुत ध्यान से देखो रेंज कैसे हम निकालने वाले हैं। रेंज निकालने के लिए मतलब कि ये हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। आप ध्यान से देखो और समझो। सपोज करो यहाँ पे मैं एक कार को रखता हूं, यहाँ पे मैं एक कार चला देता हूं जिसको कि हमने एक स्पीड दी, कोई स्पीड सपोज करो 40 मीटर पर सेकेंड दिया। क्या दिया, 40 मीटर पर सेकेंड। और इसको मैंने बोला कि 10 सेकेंड तक चलाना है, 40 मीटर पर सेकेंड देके 10 सेकेंड चलाना है, तो कितनी दूरी जाएगी। ये 7th क्लास का क्वेश्चन है, देख लो। स्पीड इंटू टाइम, अगर स्पीड हमने कांस्टेंट कर दिया 40 मीटर पर सेकेंड तो 10 सेकेंड के लिए जाना है, तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 400 मीटर चलेगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कहीं तक जहाँ तक भी चले ये कार, वो 400 मीटर होगा। अब आप देखो बिल्कुल सेम केस नहीं है क्या, सेम केस है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉल है आपका, ये बॉल बिल्कुल हॉरिजेंटल में, वो तो हमेशा यू कॉस थीटा से चल रहा है। अभी अभी हमने दिखाया था पूरे मोशन को इस तरह से, यहाँ पे भी यू कॉस थीटा था। हर जगह पे इसके पास जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो यू कॉस थीटा है। और ये जितने टाइम तक हवा में रहेगा उतने ही टाइम तक आगे बढ़ रहा है, जितने टाइम तक ये यहाँ से हवा में है उतने ही टाइम तक आगे भी बढ़ रहा है। तो मतलब जितने टाइम तक ये हवा में रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं इस कांस्टेंट स्पीड से, हॉरिजेंटल वाली स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो ये यू कॉस थीटा जो कि कांस्टेंट है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और कितने टाइम तक ये हवा में था, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेंज आपका देखो क्या आ जाएगा, सिंपल रेंज हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम है, और कुछ नहीं है रेंज। इतना नहीं, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इतने फॉर्मूले पे नहीं जाना है, कॉम्प्लिकेशन से बचना है। ठीक है, रेंज क्या होता है आपका, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी हमने लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये जो कांस्टेंट स्पीड है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, वो क्या है आपका यू कॉस थीटा, सिंपल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये मल्टीप्लाई होगा u cos थीटा से, सिंपल कर दो इसको u cos थीटा। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होने वाला है, u इंटू u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप इसको सिंपल क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा लिख दो। ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बच गया u स्क्वायर, तो यहां लिख दो u स्क्वायर, अपॉन में क्या है g, तो बस लिख दो g। यही फॉर्मूला आप बहुत जगह देखते हो, परेशान होते हो इसको याद कैसे करें, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम तक ये हवा में रहा, मल्टीप्लाइड बाय दिस हॉरिजेंटल स्पीड दैट इज कांस्टेंट। तो वही कार वाली बात हो गई, कांस्टेंट स्पीड
10 सेकंड दिया तो कितने दूर चलेगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। तो वही हमने रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय u cos थीटा, आपका फाइनल हमारे पास रेंज आ चुका है। ओके, तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट में कोई भी अब जो है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं बचा है कि इसमें हम क्या लगाए, कैसे करें, कैसे, मतलब कुछ भी नहीं बचा है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उसमें हम देखेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है, तो उसको हम समझेंगे। सपोज कोई प्रोजेक्टाइल यहीं से शुरू हो जाता है, कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से शुरू हो जाता है, कोई प्रोजेक्टाइल हो सकता है कि यहाँ से हम फेंके अब नीचे की तरफ जा रहा है ना, छत से हमने फेंक दिया, छत पे कोई बॉल था उसमें हमें एक शॉट मार दिया, तो क्या हो गया, छत से जो है प्रोजेक्टाइल करता हुआ नीचे जाएगा। या फिर हम जो है हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, यहाँ पे ये रहा, एरोप्लेन से जा रहे हैं, ऊपर पंखा लगा हुआ है इधर, ठीक है, और यहाँ से हमने एक बाढ़ का टाइम है, इधर से हमने पैकेट, फूड पैकेट फेंक दिया, तो ये जो है क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे गिरता है। तो वो सारी केस हम देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे बहुत आराम से। तो इस पे बेस्ड जो है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। एच मैक्स कैसे निकाला हमने, एच मैक्स निकालने के लिए सिंपल u²/2g का यूज किया, टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए u/g का यूज किया, टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालने के लिए u/g का यूज किया, और फाइनली रेंज निकालने के लिए दिस हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज किया। ओके, तो अब हम इसके ऊपर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सबसे आसान क्वेश्चन होगा, जिससे आपको फील आ जाएगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन करते कैसे हैं। ओके, तो ये थीटा वीटा हटाते हैं, आपको याद हो गया होगा अब तक तो, क्योंकि मोशन इन 1D अगर आपने मेरे लेक्चर किए हैं तो बस उसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद तो आप मोशन इन 1D बस याद रखो, प्रोजेक्टाइल का सारा क्वेश्चन खत्म। पूरा मोशन जितना भी है, प्रोजेक्टाइल हो, इंक्लाइन के ऊपर हो, सबको मैं बस मोशन इन 1D से समझा दूंगा, जितने भी है सबको मोशन इन 1D का बस जो 2-3 फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो गया, काम खत्म। u/g, u²/2g, यही सारी चीजें याद हो गया, सब कुछ हो जाएगा। एक भी अलग से फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे आएंगे जिसमें मैं फॉर्मूला याद ही नहीं कराऊंगा, एक भी नहीं। उसके भी तो प्रूफ हमने किए ही हैं, u/g कैसे आता है, u²/2g, वो सब तो किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये बॉल है, इसको हमने सपोज 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, और ये रहा आपका अर्थ, और इस पर 30 डिग्री से बना के अर्थ के साथ इधर मूव कर रहे हैं। इसमें हमें सब कुछ निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बॉल जो है जब यहाँ से हमने फेंका तो ये बॉल इस तरह से गया और इस तरह से यहाँ गिर रहा है। ओके, अब सपोज करो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करो आपको यहाँ से, ये आपका छत है, मान लो ये आपका छत है और ये आपके पास वाले का छत है, ठीक है। आपको कुछ पहुंचाना है इस छत पे, है ना, तो आपको पता है कि इस छत पे जो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आदमी हैं। अब आपको पहुंचाना कहाँ है, इस छत पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो आपने इधर से फेंका, है ना, आपने बॉल देखा है, वो जो बॉल होता है क्रिकेट बॉल फेंकने वाला, इसके अंदर बॉल डालते हैं, ये किसी स्पीड से फेंकता है, थ्रो करता है। सपोज करो आपके पास वही है। ओके, आप कितने स्पीड से थ्रो करोगे, किस एंगल पे थ्रो करोगे, वो सारी चीजें सेट है आपके पास, ठीक है। आपको पता है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें पहुंचाना है, क्योंकि अगर गलती हुई तो फिर आप पिटोगे, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी, वो सब हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक में क्या है कि 60 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका, 30 डिग्री एंगल है, आपको पहले निकालना है। पहले आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ गिरने वाला है, ये आपका कहाँ गिरेगा आपको नहीं पता है, ठीक है। अभी पहले हम देख लेते हैं कि इस तरह अगर हम फेंकेंगे तो ये गिरता कहाँ है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जहां हमें पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई भी चीज को पॉइंट करना है, उसी जगह पे पॉइंट करने के लिए किस वेलोसिटी से फेंके, किस एंगल से फेंके, वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने जगह पे बैठे बैठे, ठीक है। ताकि आपने बस इसमें सेट किया कि इतने एंगल पे फेंका और वो सीधा वहीं पे ड्रॉप करेगा, समझ गए। तो इसको पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, कितने टाइम बाद ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। जो क्या होता है u/g मोशन इन 1D में, यहाँ पे क्या होगा u sin θ/g, ठीक है।
मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिखते जाता हूँ, एक बार याद हो जाएगा आपको। u कितना है आपका 60 मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा मतलब इसका साइन 30 हो जाएगा, u कितना है 60, साइन 30 कितना होता है 1/2, और फिर g अभी के लिए 10 मान लो फॉर सिंप्लिसिटी। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो आप कर देना। 2 से इसको कटाओ, ये 30 हो गया, 0 से 0 कट गया, कितना बन गया 3 सेकेंड। तो आपके पास टाइम ऑफ एसेंट जो ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट आपके टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर ही होता है, आपको पता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो सेम होता है, सेम u sin थीटा अपॉन g, वापिस से मैं वही करूंगा तो कोई जरूरत है नहीं, 3 सेकेंड। अब आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों जोड़ के हमें क्या मिलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होता है आपका TA प्लस TD, क्या हो जाएगा 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, कितना बन गया 6 सेकेंड टोटल। ओके, अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास एच मैक्स, मतलब कितने मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचा है। ओके, तो ये एच मैक्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे तो ये एच मैक्स है, ये होता है आपका u स्क्वायर अपॉन 2g, और u कौन सा वर्टिकल वाला, ठीक है, इधर वाला u साइन थीटा वाला, कॉस वाला नहीं। तो वर्टिकल क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, u स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो u की कौन सा था, ये 60 है, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना था 1/2, उसका स्क्वायर करो 1/4 अपॉन में 2g मतलब 2 × 10, ये 4 से इसको कटा दो 900। ओके, 900 अपॉन 2 × 10 कितना बन गया 45 मीटर। तो एच मैक्स कितना आ गया आपका, एच मैक्स आ गया 45 मीटर। कितना हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये 45 मीटर तक जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा भी सोच सकते हो, यहाँ पे सपोज करो कोई आम लटका हुआ है तो आपको तोड़ना है, आपने इतने स्पीड से फेंका ताकि टक से आम में लगा और वो नीचे, ठीक है, 45 मीटर के हाइट पे है अगर, तो है ना। तो 45 मीटर आपका क्या आ गया, एच मैक्स आ गया। टाइम ऑफ एसेंट निकल गया, डिसेंट निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, रेंज निकालना, जो कि सबसे आसान है, वैसे लगता सबसे टफ है। रेंज कैसे निकालेंगे, ये देखो रेंज कैसे निकालेंगे। अब रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हॉरिजेंटल जो आपकी स्पीड है उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना है कितने देर तक ये हवा में रहा है। ओके, तो कितने देर तक हवा में रहा है 6 सेकेंड। हॉरिजेंटल स्पीड क्या है, इसकी कॉस वाली है ना, तो आपकी रेंज जो हो जाएगी वो क्या होगी, हॉरिजेंटल पहले निकाल लो, 60 का कॉस 30 कितना होगा √3/2 हो गया, कॉस वाला मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से 6 से, हो गया बस खत्म। 2 से इसको 3 बार में कटा दो, 60 × 3 180 √3 दिस मच मीटर, हो गया डन। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कहाँ से यहाँ से फेंका 60 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री से, और ये जो है फाइनली कहाँ तक पहुँच गया 180 √3 मीटर, और एच मैक्स कितना हाइट गया 45 मीटर, टाइम ऑफ एसेंट कितना निकला, टाइम ऑफ डिसेंट कितना निकला, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, ये सब हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद वही क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम अपने छत से फेंके किसी और की छत पे पहुंचाना है, और हमें पता है कि इन दोनों छत के बीच में जो दूरी है वो कितना है। अगर आपके छत जो है बिल्कुल सेम लेवल पे है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका छत ऊंचा है और उसका छत नीचा है तो फिर क्वेश्चन को हम अभी और आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर जाके वो समझ आएगा। अभी आप एज्यूम करो कि आपका और जो सामने वाले हैं दोनों का छत जो है बिल्कुल सेम डिस्टेंस सेम हाइट पे है। ओके, बिल्कुल जैसे कि अर्थ होता है जिसको हम एज्यूम करके मानते हैं कि वो बिल्कुल प्लेन है, उस तरीके से आपको मानना है कि दोनों जो है बिल्कुल सेम हाइट पे लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इसकी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, एंगल देखनी पड़ेगी कितने एंगल पे फेंका जाए ताकि बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे पहुंचे। चलो सपोज मान लेते हैं कि ये जो आपका छत है और इसके छत है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सपोज करो 300 मीटर है। कितना है
300 मीटर। ओके, अब यहाँ से जो आप फेंक रहे हो, ये जो बॉल है या फिर कुछ भी जो भी है आपके पास, है ना, इसको जो आप फेंक रहे हो, इसको आपने 60 डिग्री एंगल पे फेंका। कितने पे? 60 डिग्री एंगल पे। और आपको परफेक्टली इसी जगह पे पहुंचाना है। इस पे बहुत लोग हैं, लेकिन आपको एकदम परफेक्ट जगह पे पहुंचाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस जगह पे पहुंचाने के लिए क्या करोगे? 300 मीटर की दूरी है, आपको दिख गया सब कुछ। अब यहाँ से 60 डिग्री पे आपको फेंकना है। आप किस स्पीड से फेंकोगे, दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल मी। चलो शुरू करो। शुरू करो, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। जल्दी से करो इसको। दूसरा क्वेश्चन भी तैयार है आपके पास। अगर हमने 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिया हुआ है, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है आपके पास 4 सेकेंड। ओके, 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये कितने दूर जाके यहां पे गिर रहा है। फाइनली जो ये गिर रहा है कितने दूर जाके, बेसिकली आपको रेंज निकालना है। ओके, इस केस में आपको रेंज निकालना है कि ये कितने दूर जाके गिरने वाला है। एंगल नहीं दिया हुआ है, ये एंगल आपको निकालना है। ओके, निकालो इसको। जो ये वाला केस था आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो जो रेंज होता है वो क्या होता है आपको पता है। ये मान लो कि u वेलोसिटी से आपने फेंका, जो ये वाला कंपोनेंट है क्या होगा, u cos थीटा। तो u cos 60 क्या होगा, u इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है, हाफ। तो इसको आप कैलकुलेट करो, क्या बन जाएगा, u/2। ओके, इधर क्या होगा, u sin 60। तो u इंटू साइन 60 कितना होगा, √3/2। तो √3u/2, सिंपल। अब आपको पता है कि ये रेंज जो है 300 मीटर है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड कितना है, u/2। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है अभी तो पता ही नहीं है। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे निकलेगा, है ना। 2u/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको आप कैसे निकालोगे, 2 इंटू कौन सी u, वर्टिकल वाली u, ठीक है। 2 इंटू दिस √3/2u, ये हो गया 2 इंटू यू हो गया, ये वर्टिकल वाली मतलब u sin थीटा हो गया। u तो ये है, उसका sin थीटा वाला कंपोनेंट ये है, तो sin थीटा हमने ले लिया, u sin थीटा। तो 2u sin थीटा अपॉन g, g कितना होगा 10। 2 से 2 कट कर दो, क्या बन गया ये √3u/10। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है। दिस इज एक्चुअली योर टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको किससे मल्टीप्लाई करना है, u/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो है बेसिकली आपका √3u/10 जो है ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। √3u/10, √3u/10 जो है ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मल्टीप्लाई बाय u/2। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से √3u²/20। सो दिस इज योर रेंज एज पर योर ऑन टेकन u। और आपको पता है कि रेंज कितना है 300। तो बस इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। 300 इक्वल्स टू √3u²/20। 20 इधर ले जाओ, 300 इंटू 20/√3 इक्वल्स टू u²। बस डन। कितना हो जाएगा ये 6000 हो जाएगा। 6000/√3, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज कर दो, तो क्या बन जाएगा ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। इसको कर दो यहाँ पे 3, ये बन गया 3,
3 से ये कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। 100 इंटू 20 क्या हो जाएगा 2000, 2000 रूट 3, 2000 रूट 3, और इस पे भी रूट हो जाएगा क्योंकि ये बनाना है हमें u, तो u हमारे पास निकल चुका, यही हमें चाहिए थे, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, तो ये डाटा बेसिकली आपको अच्छे वाले दिए हुए रहेंगे। ऐसे भी इसका भी हम निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रूट 3 कितना होता है 1.732 होता है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट में आएगा और उसका वापस से रूट अंडर निकाल लेंगे, सिंपल। या तो आपको इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस फॉर्म में आंसर नहीं मिलता है, इस फॉर्म में भी आंसर होता है, ठीक है। तो आपको या तो पॉइंट में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, दैट विल बी एज पर द क्वेश्चन, है ना, आपको उससे कर लेना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इस वाले में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 4 सेकेंड, आपको निकालना है रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g, ठीक है। ये थीटा नहीं है हमारे पास, थीटा मान लो, नहीं है तो क्या दिक्कत है, 2u साइन थीटा अपॉन g इक्वल्स टू कितना है 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, लिखो यहाँ 2 इंटू 40 और फिर साइन थीटा, थीटा नहीं है तो पता नहीं, तो साइन थीटा रहने दो, अपॉन जी कितना है 10, दिस 10 इक्वल्स टू हाउ मच 4 सेकेंड। 10 से ये कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, इस 4 से इस 4 को कट करो तो यहाँ बच गया 1, 2 को यहाँ ले आओ तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/2। बेसिकली साइन थीटा कितना हो गया 1/2 हो गया, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, वापस से समझो। यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 2 था। सबसे पहले हमने क्या किया जी की वैल्यू 10 रखी, 10 से इसको 4 बार में कटाया, 4 से 4 इधर उधर कट गया, फिर उसके बाद हमने 2 को यहाँ से हटाया, 2 को यहाँ नीचे ले गया तो 1/2 बन गया। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है साइन 30 पे, ठीक है, साइन 30 पे 1/2 होता है। तो हमारे पास थीटा आ चुका है कितना 30 डिग्री, ओके। अब 30 डिग्री थीटा आ चुका है, रेंज निकालना है, ये है ही 30 डिग्री है, ये सारी चीज है, फटाफट निकालो, निकालो इसको। अब हम इसके बाद करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके जेईई मेंस में आए हुए हैं, फिर उसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन। आज हम बेसिकली इतना ही करके खत्म करेंगे, जेईई मेंस के 1-2 क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके बाद खत्म कर देंगे आज का लेक्चर। डीपीपी करते रहना है बहुत ध्यान से, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आता ही है, और मोशन समझोगे तो कल को आप भी चंद्रयान 10, 12, 15 जो भी उस समय चल रहा होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी 3 चल रहा है, लेट्स होप कि जो है ये सक्सेसफुल हो जाए। अभी तक तो सब सक्सेसफुल है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास थीटा आ चुका है, सिंपल। इसमें अब रेंज निकालना है, रेंज क्या है अब आसान काम है, निकाल भी लिया होगा आपने। तो रेंज कैसे निकलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय व्हाट द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, 40 का cos 30, 40 का cos 30 कितना होगा √3/2, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है दिया हुआ था ये तो 4 सेकेंड, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, खत्म, √3/2। 2 से ये कितनी बार में 2 बार में हो गया 80√3, डन हो गया, सिंपल। तो आपके पास ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ये मैं मिटा देता हूं। एक जेईई मेंस 2012 में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा बच्चा है, अ स्मॉल बॉय कैन थ्रो अ स्टोन। एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्टोन को मैक्सिमम 10 मीटर तक फेंक सकता है, 10 मीटर हाईएस्ट दूरी तक फेंक सकता है। अ स्मॉल बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू 10 मीटर मैक्सिमम हाइट, ओके। आपको बताना है कि ये हॉरिजेंटल में कितनी दूरी तक, मैक्सिमम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। आपको क्या बताना है यहां पे, फाइंड द मैक्सिमम
distance he can throw the same stone horizontally। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ए बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू 10 मीटर मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट तक कहां तक फेंक सकता है, ये 10 मीटर तक फेंक सकता है। आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन थ्रो द सेम स्टोन हॉरिजेंटली। ठीक है, तो देखो जो बच्चा है ये 10 मीटर तक मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है, तो हमें यहां से समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट कब वो फेंक सकता है। क्या वो किसी इंक्लाइंड एंगल पे फेंकेगा तब फेंक सकता है, या फिर वो बॉल को बिल्कुल सीधा फेंकना पड़ेगा ऊपर तब वो फेंक सकता है। इन दोनों में से कौन सा सही है, सोचो। क्या हम यहां से इस स्टोन को बिल्कुल इस तरह से इंक्लाइंड करके फेंके तो ऐसा होगा तो मैक्सिमम हाइट ये आएगा क्या, या फिर हम इसको बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकने के लिए बोले तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। सोचो, देखो एक जो बच्चा है उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। वो कैपेसिटी क्या है कि वो सपोज 50 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता है, मान लेते हैं, ये तो बहुत हाई हो जाएगा वैसे, चलो 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। जो 20 मीटर पर सेकंड होगा उसमें से अगर आप यहाँ पे एच मैक्स की बात करो तो ये क्या होगा, वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी होती है उसके स्क्वायर अपॉन 2g होता है एच मैक्स। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट इधर आएगा और इसका कंपोनेंट इधर भी आता है, इसका कुछ कंपोनेंट इधर कुछ कंपोनेंट इधर आता है। तो जब हम 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट इधर आएगा जो कि आपका एच मैक्स बनाएगा। ओके, अब लेकिन बच्चा क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको इधर क्यों देना है, कंपोनेंट लेने की क्या जरूरत है, उसको सीधा बोलो ऊपर फेंकने 20 मीटर पर सेकंड से। अगर वो बिल्कुल सीधा ऊपर फेंका तो बहुत ऊपर जाएगा हाइट में, राइट। तो इसीलिए हमें किसी एंगल पे नहीं फेंकना है, हमें क्या करवाना है, क्योंकि ये बोला गया है कि 10 मीटर मैक्सिमम वो फेंक सकता है। तो 10 मीटर मैक्सिमम कब फेंकेगा, जब किसी एंगल पे नहीं फेंकेगा। कब फेंकेगा, जब ये वर्टिकली सीधा फेंक दिया तभी वो फेंक सकता है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ऊपर ही फेंका होगा। अब किस स्पीड से फेंका है ये तो बताया नहीं, बस बोला है कि 10 मीटर हाइट तक मैक्सिमम फेंक सकता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि ये जो बच्चा है यहाँ पे यू वेलोसिटी से सीधा ऊपर की तरफ बॉल को इस तरफ फेंका है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर। यहां से निकाल लो यू क्या आएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g मतलब 2 इंटू 10 20 इंटू 10 क्या होगा 200। तो यहां से आपके पास u कितना आ गया, रूट अंडर 200, 10√2 आ गया। बेसिकली आप जो बच्चे हैं वो किस स्पीड से फेंक सकता है, 10√2 की स्पीड से फेंक सकता है। ठीक है, √2 होता है 1.4, 10 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 40 मीटर पर सेकंड के आसपास से फेंक सकता है। तो अगर इससे फेंक सकता है तो आपको बोला गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन थ्रो द सेम स्टोन हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली कब फेंक पाएगा, जब किसी एंगल पे फेंकेगा। अब ये हॉरिजेंटल में भी किस एंगल पे होगा वो भी हमें जानना जरूरी है। 10√2 मीटर पर सेकंड से तो चल रहा है, एंगल कितना होगा ताकि ये जो मैक्सिमम दूरी यहां से यहां तक ट्रेवल करे। यही क्वेश्चन है हमारा, जो रेंज है आपका ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये जो एंगल होता है वो होता है आपका 45 डिग्री, इसी पे ये मैक्सिमम रेंज कवर कर सकता है। ओके, ये जो एंगल कैसे आता है इसकी प्रूफ है, ये प्रूफ मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है तो इसको हम क्या करेंगे, 10√2 इसका कॉस ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, क्या बनेगा ये 10√2 का cos 45 हो गया 1/√2, ये कट गया, क्या बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है कि टोटल यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, 2 इंटू यू साइन थीटा, कितना है यू 10√2 साइन थीटा, साइन 45 कितना होगा 1/√2 अपॉन जी, ये हो गया 10 से 10 कट गया, √2 से √2 कट गया मतलब 2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल रेंज निकाल दो यहां से, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय दिस ये 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी, हो गया आपका कितना 20 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, जेईई 2012 का प्रॉब्लम। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, इतना ही हमें आज करना था। अब अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आपको डीबीपी करते रहना है, कमेंट सेक्शन में आपको पूछते भी रहना है। ओके।